गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, देखो सबसे पहली बात है ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की दुनिया में आज हम आपको ले जाने वाले हैं। तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज, क्योंकि आज की क्लास का जो सवाल है ना वो ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सारा का सारा सवाल आपके एग्जाम के नाम। ठीक है सर, तो चलते हैं क्लास को कर देते हैं आगाज। और क्लास शुरू करने से पहले बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमारे साथ डेली जुड़िए। शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे हम आपके वेलकम करने के लिए तैनात रहेंगे। और अब की बार हम सब का मिशन होगा 475 से भी पार, और ये अब की बार टॉपर की लिस्ट में नाम यहीं से निकलनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखते हैं सर, आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपके लिए एक बेहतरीन लाइन क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है ना मेरे दोस्त, देखो यहां से मोटिवेशनल लाइन आपको मोटिवेट नहीं करता है सर। दुनिया का सबसे मोटिवेशन अपने माता पिता होते हैं। मोटिवेशनल लाइन आपको एक रास्ता दिखाता है, जरा इस रास्ते पे चलने की कोशिश करना। कहता है ना, खुद को इतना कमजोर होने मत दो, खुद को इतना कमजोर होने मत दो कि तुम्हें किसी की एहसान की जरूरत हो। जिंदगी में खुद को इतना कमजोर मत होने देना कि तुम्हें किसी एहसान की जरूरत हो, क्योंकि कहता है ना मेरे दोस्त कि जब जब तुम रोओगे तब तुम एक नया इतिहास रचोगे। क्योंकि इंसान का सबसे कमजोरी जो होता है ना मेरे दोस्त, वो खुद की कमजोरी पे वार नहीं करता है। मेरे दोस्त, आप लोग अपने कमजोरी पे खुद से वार करो, ताकि दुश्मन तुम्हें तुम्हारे कमजोरी को पहचानने से पहले तुम खुद अपने कमजोरी को दूर कर लेना। ठीक है सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। ठीक है, आइएगा, पहला सवाल क्या कहता है। 1 नंबर सवाल, बायोलॉजी का सबसे पहला सवाल कहता है ना कि एक लिंगी तथा द्विलिंगी परिभाषित करे, एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषित करे, एक एक उदाहरण देकर कीजिए। हमें बोला है ना सर कि एक लिंगी क्या होता है और द्विलिंगी क्या होता है, वो दोनों को डिफिनेशन बताइए, दोनों का परिभाषा बताइए, साथ ही दोनों का एक एक उदाहरण भी बताइए। आ जाइएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, एक लिंगी को। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, कहता है ना कि वे जीव जिसमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें क्या कहते हैं, एक लिंगी जीव कहते हैं। यानी कहने का सेंस है कि वैसे जीव, और एक कैसे जीव, तो वैसे जीव जिसमें नर का गुण और मादा का गुण, नर और मादा का गुण क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी जीव कहेंगे। जैसे में मनुष्य, हम हैं मर्द, एक होता है औरत, तो यही कहा गया है सर कि हम लोग एक लिंगी जीव में आते हैं। ठीक है, हमसे पूछा कि एक लिंगी जीव क्या होता है, तो जरा मेरे साथ बोलना। कहता है कि वे जीव जिसमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण में क्या है, मनुष्य। आइएगा, इसी का दूसरा कहता है द्विलिंगी क्या है, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों को परिभाषित करे और साथ ही दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। द्विलिंगी क्या होता है जी, तो वे जीव जिसमें नर और मादा लिंग एक साथ उपस्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। मैंने कहता है ना कि वैसा जीव जिसमें मर्द और औरत का दोनों गुण हो, हाँ, उसी को क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। और एक लिंगी का मतलब होता है कि वैसे जीव जिसमें नर और मादा अलग अलग हो उसे कहेंगे एक लिंगी जीव। और द्विलिंगी जीव का मतलब होता है कि वैसे जीव जिसमें औरत का भी गुण हो और मर्द का भी गुण हो, उसी को क्या कहेंगे, द्विलिंगी जीव। जिसमें आता है केचुआ, द्विलिंगी जीव में कौन आता है, केचुआ आता है। कौन आता है मेरे दोस्त, केचुआ आता है। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। ये 2 नंबर सवाल का कहत है जी, 2 नंबर सवाल कहता है ना सर कि प्रजनन क्या है, कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना, हमसे क्या बोला सर कि प्रजनन क्या है, तो कहता है जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप, जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। मेरी बातों को फिर से एक बार सोचना। हमने क्या बोला है कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं के फलस्वरूप
अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वो प्रजनन कहलाता है। कहता है कि जीवधारियों द्वारा लैंगिक क्रियाओं द्वारा अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 3 की तरफ तो जरा चमको न जी। सर आज की क्लास में आपको लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है, बट ये सब सवाल जो है वो आपको लघु उत्तरीय है ना सर। देखो मेरे भाई, शेयर करना तो बनता है सर, लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके गुरु आपके लिए इतना मेहनत करता है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि अपने गुरु को प्यार देना और एसके साइंस क्लासेस की परिवार को बहुत आगे लेकर के जाना है, क्योंकि ये परिवार आपका है। आइएगा, कहता है धमनी और सीरा में, सीरा को परिभाषित कीजिए। धमनी क्या है और सीरा क्या है, दोनों का परिभाषा अलग अलग तरीका से दीजिए। हमें क्या बोला है कि धमनी क्या होता है? कौन धमनी? कहता है हृदय से अंगों की ओर, हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। किधर से किधर? तो जो हृदय से कहां जाएगा? तो हृदय से अंगों की ओर जाएगा। जो हृदय से अंगों की ओर जाएगा, हृदय से जाएगा अंगों की ओर, तो इस रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? इस रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? धमनी कहते हैं। हमने क्या बोला है कि हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। सीरा क्या होता है? सीरा क्या होता है मेरे दोस्त? सीरा को हम लोग समझेंगे। क्या सीरा क्या होता है? सीरा का मतलब क्या होता है कि अंगों से, देखो ये हृदय से अंगों की ओर गया और ये जो है ना अंगों से जाएगा, अंगों से हृदय की ओर। किधर से किधर जाएगा? ये अंगों से हृदय की ओर। तो अंगों से हृदय की ओर बहने वाली रक्तवाहिनी को सीरा कहते हैं। हमने क्या बोला है? हृदय से अंग होगा धमनी और अंगों से हृदय होगा सीरा। अरे बीरा देखना, हाँ अरे बीरा देखना, कहता है हृदय से अंगों की ओर कहलाएगा धमनी और अंगों से हृदय की ओर कहलाएगा सीरा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो एक बार मेरे साथ बोलोगे, सब कोई बोलोगे, जो नहीं बोलेगा वो कर कान में तिल का आ जाना। कहता है धमनी और सीरा को परिभाषित कीजिए। धमनी क्या है? तो हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। और सीरा क्या है? कहता है अंगों से हृदय की ओर जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं, जो कि आपके सामने दिखाई दिया। अब आइएगा जरा सवाल नंबर 4 की तरफ। कहता है ना सर कि तांत्रिक तंत्र के कार्य को लिखे। तांत्रिक तंत्र के कार्य लिखें। तांत्रिक तंत्र का क्या कार्य है? आखिरकार में तांत्रिक तंत्र होता क्या है? इसी चीजों को तो समझना मेरे दोस्त। हम आपको बता देना चाहते हैं सर कि हम जो भी पढ़ाते हैं ना मेरे दोस्त, वो आपके लिए पढ़ाते हैं। हाँ, और इसीलिए सर हम आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज लेकर के आए हैं, जो पहले आप देखिए उसे। क्लास 10th का पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको इसी टाइप में, पूरा सब्जेक्ट का पीडीएफ टाइपिंग किया हुआ है। मतलब एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ आपका पूरा पीडीएफ टाइपिंग किया हुआ है और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ है आपको मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, जहाँ पे आपको सिर्फ मैथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ पढ़ाने वाला चीज़ है, तो हम आपको इसको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा देंगे पूरे। ऐसे सब सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, लेकिन मैथ आपको हम देख के क्या करेंगे, वो रटने वाला चीज़ है नहीं। तो मैथ को छोड़ करके ऑल सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, चाहे SST हो, चाहे हिंदी बुक हो, चाहे ग्रामर हो, संस्कृत बुक हो, चाहे ग्रामर हो, इंग्लिश बुक हो, चाहे ग्रामर हो, वो सभी सब्जेक्ट का आपको PDF नोट्स मिल रहा है मात्र 199 रुपया में। ये भी ऑफर आपको सीमित समय के लिए है, जहां पे सारा क्वेश्चन आपको टाइपिंग किया हुआ बेहतरीन तरीका से। और जो लोग इतना पढ़ लेगा ना मेरे दोस्त, तो इतना से बाहर अगले 7 सालों तक नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि उसको बनाने में हमने 5 महीना काम किया है, 1-2 महीना नहीं, मैंने पूरे 5 महीना इसके ऊपर हमने काम किया, तब जाकर के ये PDF नोट्स तैयार हुआ है, ठीक है। जिन लोगों को लेना है सर, तो इसके लिए आपको 199 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट किस पे करना है? तो आपके सामने एक 7295 वाला नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पे आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर आप किसी से पेमेंट करवा भी सकते हो, ठीक है।
भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगा, किसी से भी पेमेंट करवा देना और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको वही 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है और मैसेज में लिख देना है कि मुझे 10th का पीडीएफ चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना। दूसरी बात है कि आप लोग इस पर ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे पास एक स्टाफ है बेचारा, वो हमेशा परेशान रहता है कॉल को लेकर के। आप उस पर पेमेंट कीजिएगा, 2 मिनट 1 मिनट के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। अगर 2 मिनट में पीडीएफ नहीं मिलेगा तो एक बार कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर, आ जाते हैं हम लोग अपनी दुनिया में आते हैं। अच्छा, एक बात और बता देना चाहते हैं, हम जो भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है। सिर्फ सब्जेक्टिव का पीडीएफ नहीं मिलता है, क्योंकि सब्जेक्टिव आपको यहीं से लिखना है, क्योंकि ये लिखने वाली चीज़ें हैं। हम पढ़ा देते हैं, आप एक बार लिख लो, पक्का है कि आपके दिल में वो छप जाएगा, वो मेरा वादा है। ठीक है सर। बाकी हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन जो जाता है वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाता है। मैं आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या सर्च करना मेरे दोस्त? तो संदीप कुमार ऑफिशियल मेरा आईडी खुल जाएगा, उसी को ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, आ जाना। जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, कोई छोड़ के चली गई है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, संदीप 18420-। ठीक है सर, चलो आते हैं, फॉलो कर लेना, वरना रात के सपना में आएंगे तुम्हारे सिस्टम को खराब करके चले जाएंगे। आइएगा, क्या कहता है कि तांत्रिक तंत्र के कार्य लिखें। तांत्रिक तंत्र का कौन कौन सी कार्य है उसी को हमको बताना है। कहता है ना सर कि तांत्रिक तंत्र के निम्नलिखित कार्य हैं। तांत्रिक तंत्र का जो है वो बहुत सारे कार्य है। पहला कार्य कहता है यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तांत्रिक तंत्र के निम्नलिखित कार्य है, लेकिन पहला कार्य जो है वो यह शरीर के सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। हमने क्या बोला है कि शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय उत्पन्न करता, स्थापित करता है। आ जाना। तीसरा नंबर कहता है शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। क्या करता है? तो शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। चौथा कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। 4 कार्य को लिखना है, क्योंकि ये सवाल जो आता है वो लघु उत्तरीय में आता है, दीर्घ उत्तरीय में आता नहीं है। तो लिखना है आपको एग्जाम में 3 कार्य, लेकिन हम आपको वो एक्स्ट्रा लिखा दिए हैं। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है, जरा एक बार मेरे साथ दोबारा आना। हमने क्या बोला है कि तांत्रिक तंत्र के कार्य को लिखे। तांत्रिक तंत्र का क्या कार्य है, कितने कार्य है? तो तांत्रिक तंत्र का निम्नलिखित कार्य है, बहुत सारे कार्य है, लेकिन पहला कार्य यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। शरीर की सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों में समन्वय स्थापित करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण का नियंत्रण करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण का क्या करता है? नियंत्रण करता है। प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। हमने कितने अंतर लिखाया? 4 अंतर लिखाया, 4 कार्य लिखाया। आप लोग जरा मेरे साथ बोलिएगा चारों कार्य को, जो नहीं बोलेगा नू आ जाना, ठोक देंगे। अब पहला हमने क्या लिखा है सर? यह शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है? बोलो बाबा, बोलो रे। नियंत्रण करता है। शरीर की सभी ऊतकों एवं अंगों में क्या स्थापित करता है? तो समन्वय स्थापित करता है। शरीर के आंतरिक वातावरण का क्या करता है? तो नियंत्रण करता है। प्रत्यावर्ती क्रिया द्वारा शरीर की रक्षा करता है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना? 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 का कहत है जी, कहता है ना द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? द्विखंडन और बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? कितने लोग इसकी परिभाषा को जानते थे, और जो नहीं जानते थे वो आज जान लीजिएगा, तभी तो कहिएगा कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइएगा सर, कहता है ना 5 नंबर सवाल, कहता है क्या कि द्विखंडन तथा बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? द्विखंडन तथा
बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? दोनों का परिभाषा अलग अलग देना है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको द्विखंडन का परिभाषा देते हैं। कहता है इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। हमने क्या बोला है कि इस विधि में एक कोशिकीय जीव, देखो एक कोशिकीय जीव कितना? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव ना, एक कोशिकीय जीव क्या करता है? टूटता है। एक कोशिकीय जीव टूटता है और कितने भागों में बट जाता है? तो दो भागों में बट जाता है, विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग एक नया जीव का निर्माण करता है। प्रत्येक भाग एक नया जीव का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। हमने क्या बोला है कि इस विधि से एक कोशिकीय जीव दो भागों में, कितने भागों में? तो दो भागों में। अरे कितने भागों में? तो दो भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। आ जाना, बहुखंडन क्या होता है? तो इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है। इसमें दो भागों में विभाजित होता है और इसमें क्या होता है ना कि कई भागे, मतलब अनेक भागे, अनंत भागों में विभाजित होता है, ठीक है। कितने भागों में होता है सर? अनंत भागों में क्या होता है? विभाजित होता है। कहता है इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। इसमें पौधा का निर्माण करता है, लेकिन इसमें प्रत्येक मतलब नए जीव का निर्माण करता है। जीव जंतु, जीव मतलब कीड़ा मकोड़ा, बैल भैंस गाय, वो सब चीज़ों का क्या करता है? ये मतलब निर्माण करता है, ठीक है। आ जाइएगा सर, यहाँ तक दिक्कत किसी को? हमने क्या बोला? फिर से एक बार मेरी बातों को सुनना। द्विखंडन तथा बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? इस विधि में एक कोशिकीय जीव दो भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करता है, द्विखंडन कहलाता है। बहुखंडन का क्या तरीका है? तो इस विधि में एक कोशिकीय जीव कई भागों में विभाजित होता है, प्रत्येक नए पौधे का निर्माण करता है। आप लोग लिख लिए होंगे। अब जरा आइएगा सवाल नंबर 6 की तरफ। गर्मी भी ज़्यादा लग रहा है सर, थोड़ा सा हम फैन को कर लेते हैं चालू, क्योंकि जब तक फैन को नहीं करेंगे चालू तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में सर, ठीक है। आइएगा, हमने क्या बोला है? हमने बोला है ना सर क्या कि सवाल नंबर 6 का कहता है ना कि जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? आए, जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? कहता है क्या कि जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। जीव मंडल कौन व्यवस्था का? तो जीव मंडल जो है सर वो आपको जैव व्यवस्था का, जैव व्यवस्था का, जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा क्या है? जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। संसार के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। हमने क्या बोला है? जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। जीव मंडल पूरे जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। संसार के विभिन्न परिस्थिति तंत्र या फिर परितंत्र कह सकते हैं, विभिन्न परितंत्र एक साथ मिलकर कौन मिलता है? तो परितंत्र मिलता है। कौन मिलता है? परितंत्र मिलता है। परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का क्या करता है? तो जीव मंडल का क्या करता है? निर्माण करता है। परितंत्र एक साथ मिलकर के जीव मंडल का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। कहता है जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा, बोलो, जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। संसार के विभिन्न परिस्थिति या परिस्थानिक तंत्र या फिर परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। सिंपल फंडा, सिंपल रूल, ठीक है सर। आते हैं सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर सवाल तनी देखिएगा, ये सवाल आपका सिस्टम को खराब कर देगा। सवाल बड़ा मस्त बारे बबुआ, तनी गौर करा नू। हाँ, एक गर्मी में काहे फूल हम पहन लिए जी, कल से इसको नहीं पहनेंगे अब। आइएगा सर, कहता है ना कि उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखे। अच्छा, उत्सर्जन क्या है सर?
उत्सर्जन वो है जो शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या कहते हैं? तो शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है किडनी। किडनी मतलब फिर होता है फेफड़ा। क्या होता है सर? एक होता है किडनी, एक होता है फेफड़ा। जो सर मतलब गैसीय अवस्था से पसीना उसीना जो बाहर निकलता है ना सर, वो हमारा होता है फेफड़ा का मदद से। जो रक्त गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। आ जाना कहता है कि उत्सर्जन क्या है? तो शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है दो तरीका से। पहला किडनी के तरीका से निकाला जाता है, मतलब वृक्क, जो कि मूत्र मल द्वारा बाहर निकलता है। दूसरा है फेफड़ा, मतलब लंग्स, है ना, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, मतलब गैसीय रूप से शरीर से बाहर निकालता है। कहता है जीवों के शरीर में उपपचयी क्रियाओं द्वारा, जीवों के शरीर से उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। हमने क्या बोला है? हमने बोला ना सर, हमने कहा है कि जीवों के शरीर से उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जीवों के शरीर से उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमने क्या बोला है? हमने बोला सर कि जीवों के शरीर से उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। फिर से मेरी बातों को समझना, हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि जीवों के शरीर से उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ, कौन पदार्थ? अपशिष्ट पदार्थ मतलब बेकार पदार्थ, शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का परिभाषा यहाँ से यहाँ तक हो गया। लेकिन फिर क्या बोला है कि मानव में इसके दो प्रमुख अंगों का नाम लिखे। पहला क्या है? ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है किडनी, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है, वो किडनी का काम है। नहीं, जिसको कस के टॉयलेट लगा रहेगा उनको कहेगा अरे हमको जल्दी जाने दो ना बाथरूम में, तो हमारा किडनी खराब हो जाएगा। हाँ, तो ये कहता है सर कि वृक्क मतलब किडनी। किडनी से कौन अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है? तो जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है किडनी। दूसरा क्या है? फेफड़ा मतलब लंग्स, जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ये गैसीय, फेफड़ा का क्या काम है? तो गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ये हमारा मूत्रमल द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जिसका नाम है किडनी, फेफड़ा। और ये किडनी मतलब ब्रिक और फेफड़ा मतलब लंग्स, जो गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ आना, दिल खोल करके आना और ये बताना कि ये क्लास कैसा लग रहा है। हमने क्या बोला है कि उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके दो प्रमुख अंगों का नाम लिखे। कहता है जीवों के शरीर में उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जीवों के शरीर में उपपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंग, पहला अंग वृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी क्या होता है? तो जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा बोले तो लंग्स आना। कहता है जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, जो गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। आज आना सर ये क्वेश्चन, ये बड़ा हैवी क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में हमेशा पूछता है सर। इसमें 5 नहीं 6 डिफिनेशन 55 को हम लिखा है दोनों तरफ। ये आ जाना, रुधिर और लासिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रत्येक साल 55 नंबर में पूछा जाता है सर। ये लगभग साल प्रत्येक साल फर्स्ट सिटिंग में या सेकेंड सिटिंग में, 2 सिटिंग में, एक सिटिंग में आइए जाएगा। 2 में से एक ना एक सिटिंग में ये आ जाएगा सवाल। इससे पहले कि आप इस सवाल को पढ़ लीजिए, जरा ये बताना कि आप
चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमारे साथ जुड़ना ना भूले। शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे हम आपके वेलकम करने के लिए हमेशा तैनात रहेंगे रे बाबा, आ जाना। कहता है क्या कि रुधिर और लासिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि रुधिर क्या होता है और लासिका क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था कुछ देर पहले भी, है ना, आ जाना। कहता है कि रुधिर और लासिका में, किसमें, कि रुधिर और लासिका में निम्न अंतर है। रुधिर और लासिका में निम्न अंतर है। और ये सवाल आपको 5 नंबर में पूछता है। कहता है रुधिर और लासिका में निम्न अंतर है। एक साइड आपको रुधिर लिखना होगा और एक साइड आपको लासिका लिखना होगा, और बीच में आपको एक लाइन दे देना है सर, ठीक है, आ जाइएगा। कहता है कि यह लाल रंग का होता है। रुधिर जो होता है वो कैसा रंग का होता है, तो रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है। लेकिन लासिका का कैसा रंग होता है, तो ये हमारा रंगहीन, रंगहीन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं रंगहीन, या फिर इसको बोल सकते हैं हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, ठीक है सर। हाँ, रुधिर का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। लासिका का कैसा रंग होता है, तो रंगहीन होता है, या फिर हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है सर, आ जाना। इसका पहला अंतर क्या है कि यह रंग लाल होता है, इसका जो रंग है वो लाल होता है। यह रंगहीन एवं हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, किसमें, रुधिर में। रुधिर में क्या होता है, तो रुधिर में आपका हीमोग्लोबिन होता है। रुधिर में क्या होता है सर, तो रुधिर में आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। रुधिर में आपको क्या होता है सर, रुधिर में आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है किसमें, तो हीमोग्लोबिन होता है किसमें, तो रुधिर में। रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हमने क्या बोला है, हमने पहला बोला है कि यह लाल रंग का होता है, ये रंगहीन एवं हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आ जाना। इनमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पात्रिकाएं होती है। अच्छा, यहाँ तक तीसरा में आना। कहता है क्या सर कि इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पत्रिकाएं होती है। किसमें, रुधिर में। रुधिर में क्या क्या होता है सर, तो रुधिर में इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पत्रिकाएं होती है। क्या क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पत्रिकाएं होती है। इसमें कणिकाएं नहीं होती है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है और रुधिर होती है, लेकिन इसमें कणिकाएं नहीं होती है मेरे दोस्त, ठीक है, आ जाइएगा सर। अगला आइएगा इसी का चौथा और पांचवा अंतर में, इसी का चौथा और पांचवा अंतर में रुधिर का चौथा अंतर क्या कहता है कि यह हृदय से अंगों तक बहता है, वसा आता है। अच्छा, वापस, अच्छा ये देर समझना, ये हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आता है। ये कहाँ से कहाँ जाता है सर, तो ये आपको हृदय से अंगों तक जाता है, हृदय से अंगों तक जाता है। कहाँ से कहाँ, तो हृदय से अंगों तक जाता है, फिर अंगों से वापस आता है। लेकिन यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर, या फिर हाँ, ऊतकों से हृदय की ओर। हमने क्या बोला है, यह हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आता है। ये हृदय से अंगों तक बहता है, पुनः वापस आता है, लेकिन यह केवल एक ही दिशा में बहता है, ये केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर, ठीक है, आ जाना। इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तो इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फार बिनरोज नहीं होते हैं, इसमें फायर ब्रिनोज नहीं होते हैं, इसमें फायर ब्रिनोजन नहीं होते हैं, ठीक है सर, इसमें मतलब नहीं होता है, आ जाना। अगला, अब जरा इसको हम लोग शुरू से देखते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है कि रुधिर और लासिका में अंतर,
तो रुधिर और लासिका का अंतर हमने आपको 5-5 लिखाया है। पहला, एक साइड आपको रुधिर लिखना, दूसरा साइड लासिका लिखना है। रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन एवं हल्का पीले होता है। आ जाना। हमने फिर क्या बोला? इसमें हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पत्रिकाएं होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पत्रिकाएं होती है। इसमें कणिकाएं नहीं होती है। आइएगा, यह हृदय से अंगों तक बहता है। कहाँ से कहाँ? तो ये जो है वो हृदय से अंगों की ओर जाता है और फिर वापस आता है, लेकिन ये केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर। इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें फाइब्रिनोजन नहीं होता, मतलब इसमें प्रोटीन की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, आ जाइएगा सवाल नंबर 9 की तरफ कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाओ, आइएगा सर। अच्छा, एक बात और बता देना चाहते हैं हम सर, आपके लिए सबका सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, क्लास 10 साइंस 2024 करके हमने प्लेलिस्ट बनाया है, मैथ भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया, एसएसटी का भी प्लेलिस्ट आपको बन जाएगा। और बस कुछ हमारे टीम आ रहे हैं जो आपको एसएसटी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, संस्कृत पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, वो सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, आइएगा अगला। कहता है अमाशय में पाचक रस की क्रिया क्या भूमिका है? अच्छा, कहता है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। किसमें? पाचक रस में क्या पाया जाता है? तो पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो गैस्ट्रिक खमीर पेस्टिन को सक्रिय करता है। जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है, यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को तार भरता कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से पचाता है। ये क्या करता है ना सर? कीटाणुओं को मारता है और भोजन को आसानी से पचाता है। इसको काट देना। हाँ, हमने क्या लिखा है कि पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है। हम सबके पाचक रस में HCl अम्ल पाया जाता है जो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। वो क्या प्रदान करता है? तो गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन सक्रिय करता है। जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है, यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मारता है। विभिन्न कीटाणुओं को क्या करता है? मारता है और भोजन को आसानी से क्या करता है? पचाता है। ठीक है सर, सबका क्लियर हो गया। आइएगा सवाल नंबर 10 की तरफ। आज की क्लास का अंतिम सवाल, जरा इस सवाल को देखिएगा सर, और आप लोग पहले ये बताइएगा कि ये क्लास आपको सच में कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त? तो अपने अपने दोस्तों तक फैला देना इस वीडियो को और कर देना शेयर, कर देना आगाज, क्योंकि अब हो चुकी है रन की तैयारी। युद्ध जीते चाहे हारे, संदीप कुमार से सिलेक्शन तय है। हाँ, आ जाना। कहता है हार्मोन क्या है? 2 पादप हार्मोन का नाम लिखे। हार्मोन क्या है और 2 पादप हार्मोन का नाम लिखना है। हमसे पहले पूछा है कि हार्मोन क्या है और 2 पादप हार्मोन का नाम लिखे। कहता वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में नालिका वाहिनी अंतःस्रावित ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। अरे मास्टर, तोर हमरा बात कुछ ना बुझैलो। सच बात है ना सर? ऐसे पढ़ाएंगे तो बुझाएगा नहीं, लगेगा कि हम ही पढ़ रहे हैं। सुनो सर, हम सारे चीज़ों को ज़्यादा डीपली तरीका से इसलिए नहीं जा रहे मेरे दोस्त, क्योंकि हम आपको सब्जेक्टिव करवाने आए हैं। ठीक है, तो पूरा डीपली तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको अच्छा से समझा देते हैं। कहता है क्या कि वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में नालिका वाहिनी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं,
अतः सर्वी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अतः सर्वी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अतः सर्वी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अतः सर्वी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ, वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीव के शरीर में नालिका वाहिनी अतः सर्वी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। हमसे पूछा था हार्मोन क्या है, तो वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सजीव के शरीर में नालिका वाहिनी अंतः सर्वी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का दो नाम लिखे, पहला है जिब्रेलिन। क्या है मेरे दोस्त? ये जिब्रेलिन। कौन? तो जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हमारा हार्मोन है। दूसरा क्या है सर? एब्सिसिक अम्ल, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे साइटोकाइनिन। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? आज तक का क्लास यहीं से करते हैं समाप्त। बाकी हम आपके फिर कल से तैनात रहते हैं, आपको वेलकम करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। सुबह को 7 बजे, शाम को 6 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। आपकी उज्जवल भविष्य को और उज्जवल बनाएंगे, ये हमारा कोशिश रहेगा। बाकी आपने जिस प्रकार से इसके साइंस क्लासेस को प्यार दिया, ऐसा ही प्यार देते रहना, अपने अपने दोस्तों तक शेयर करना। जो लोग लाइक नहीं किया तो वो लाइक करके जाना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, और जो लोग अभी तक कमेंट नहीं किया तो अपना कमेंट, अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में प्रकट करें। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू।